सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करियर क्लासेस परिवार की ओर से मैं अभिषेक पावेच आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस CS एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 CMA की जर्नी में। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर कंप्लीट करा। आज दिन है कुछ और नया तूफानी करने का। आइए चैप्टर नंबर 9 कैश फ्लो हम आज स्टार्ट करते हैं। मुद्दा ये आता है, जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ाई करा हुआ है, हमें पता है कि जब भी हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर वर्ड का डिटेक्शन कर देते हैं, उसकी चीराफाड़ी कर देते हैं कि वो वर्ड आया तो आया कहां से, उसका प्रैक्टिकल लाइफ यूटिलिटी क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी हमारा आने वाला है, उन सारी चीजों के ऊपर गौर फरमाएंगे। और बाकी अगर ये सारी चीजें हमने आत्मसात कर ली तो फिर थियरी या फिर प्रैक्टिकल वो तो नॉर्मली बन ही जाना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। आते हैं मुद्दे पे। सर ये कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, when we are concerned about the flow of a cash, that is a inflow of a cash or a outflow of a cash is known as a cash flow। सिंपल सी भाषा में बात करते हैं अपन, कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अभी यूज नहीं करने वाला हूं। जैसा आपको और मुझे समझ में आए, जैसा मैं समझा पाऊं आपको एकदम आसान भाषा में, जैसा आप समझ पाओ एकदम आसान भाषा में, वैसे बात करेंगे अपन। चलिए, सो कैश फ्लो क्या है सर? कैश फ्लो मतलब द मूवमेंट ऑफ द फंड, मूवमेंट ऑफ द कैश, कैश का आवागमन, अर्थात कैश कितना आया कंपनी के पास, कैश कितना गया कंपनी के पास से। सर इसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 बेटा, AS नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 जो है इस पर्टिकुलर कैश फ्लो के ऊपर लागू करता है। ऐसा क्या समझ में आया लोगों को कि इसके ऊपर एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिया गया, इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? भाई कॉमन सेंस है सर, हमारे पास में है ना कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट है ना, बैलेंस शीट, हमारे पास ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है ना। जब हमारे पास में ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट था तो फिर कैश फ्लो की जरूरत क्या पड़ गई भाई? ऐसा क्या इन लोग नहीं काम कर पा रहे हैं जो काम की ये हमारा कैश फ्लो कर दे रहा है? वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो चीज पढ़ रहे हैं तो उसका यूटिलिटी तो समझना पड़ेगा ना भाई। अच्छा सर ऐसा क्या होता था जिसके कारण कैश फ्लो आया? आइए कैश फ्लो की उत्पत्ति का कारण समझते हैं अपन। समझिए, सपोज करते हैं अपन ये एक ट्रेडिंग अकाउंट में बना रहा हूं बेटा, नॉर्मल से एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट। देन लेट्स से मैंने ओपनिंग स्टॉक रख दिया 100 रुपए का, मैंने परचेस इस साल करा है मान लो 200 रुपीज का, या 2000 ले लेते हैं अपन, 2000 रुपए का परचेस किया था। इस साल मैंने सेल्स जो करा हुआ है वो 4000 का सेल्स कर दिया है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक जो आया है वो 400 यूनिट का आया है। सो उसके तहत, या 500 यूनिट ले लेते हैं अपन, सो उसके तहत जीपी कितना हो गया? इधर का टोटल हो गया सर हमारा 4500, इधर का टोटल 2100 है। सो 4500 माइनस 2100 दैट विल बी 2400। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा वो 2400 का मार्जिन आ गया। बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें आता ही है। ठीक है, आइए समझते हैं क्या है और इसमें। अगर मुझे ये प्रॉफिट मैनिपुलेट करना है, समझना, अगर मुझे प्रॉफिट मैनिपुलेट करना है, क्या मैं कर सकता हूं? प्रॉफिट मैनिपुलेट करना मतलब जब चाहूं मैं प्रॉफिट बढ़ा करके दिखा दूं, जब चाहूं मैं प्रॉफिट कम करके दिखा दूं, उसको बोलते हैं प्रॉफिट मैनिपुलेशन। तो क्या मैं यहां पे प्रॉफिट का मैनिपुलेशन कर सकता हूं? हाँ जी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? एक काम करते हैं, अक्सर मैंने आप लोगों को क्लास में डिस्कस किया भी है कि 31 मार्च एक ऐसा दिन होता है जहां पर बहुत सारी अकाउंटिंग एंट्रीज में, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड तो अपन नहीं बोल सकते, बट ठीक है आप सभी जानते हैं 31 मार्च एक ऐसा दिन होता है जहां पर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर कोई भी बिजनेस कंसर्न के बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर एक एंटिटी ये सोचता है कि भाई मेरे को मेरा मुनाफा जो है इतना तो चाहिए। तो फिर क्या होता है, कुछ थोड़े बहुत लिटिल बिट एडजस्टमेंट्स करते हैं, मतलब जैसा आटे में नमक जैसा काम चलता है वैसा थोड़े बहुत ऊपर नीचे एडजस्टमेंट करके थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करा जा सकता है। डिपेंड कोई कितना मैनिपुलेशन करता है, कोई नहीं करता है, ऑल दैट। चलिए, सो मैनिपुलेशन करने की बात आई तो ऐसा समझ रहे अपन कि 31 मार्च को
31 मार्च को मैंने सोचा कि यार भाई मेरे को है ना ये 2400 रुपए का प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 3000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लो प्रॉफिट जो है वो कम आया तो हो सकता है मेरे जो शेयर होल्डर्स है, मेरे जो इन्वेस्टर है, मेरे जो स्टेक होल्डर्स है, उनको ये लगे कि यार कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं है, और कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं होगा तो कंपनी के शेयर्स वो लोग बेच करके किसी और के पास चले जाएंगे और मेरी कंपनी के शेयर्स के भाव जो है वो गिर जाएंगे भाई। और हर कंपनी इन सारे मैटर्स को बहुत कंसर्न करता है। तो वो क्या कर रहा है, ऐसा समझते 31 मार्च को उसको समझ में आया कि यार 2400 रुपए का प्रॉफिट तो ना समझ में आ रहा है, एक काम करते कम से कम 3000 का प्रॉफिट तो चाहिए। सो 3000 का प्रॉफिट यहां पर चाहिए, तो एक एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ये जो सेल्स है वो 4600 मान लेते हैं। सर ऐसे कैसे मान लिया आपने 4600, जबकि हुई है 4000 की? अरे भाई मानो ऐसा मैंने 31 मार्च को कुछ डमी बिल बना दिए। सर डमी बिल का मतलब क्या हो गया? माल बिका नहीं है पर मैंने ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया कि ऐसा कुछ सेल्स हुआ है। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है भाई ऐसा। सो मैंने 4600 के बिल दिखा दिए। अब मैंने क्या करा, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, 31 मार्च को क्लोज हो गया, क्या यहां पर 3000 का प्रॉफिट बुक हो गया? हाँ जी हो गया। 1 अप्रैल का दिन आया, 1 अप्रैल को मैंने एक एंट्री और पास कर दी। बोले जो माल बिका था ना वो ग्राहक को समझ में नहीं आया, ग्राहक को पसंद नहीं आया और सेल्स रिटर्न आ गया। हो सकता है भाई, धंधे में पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने माल भेजा था सामने वाले को, उसको नहीं समझ में आया, उसने वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न आ गया। सर 600 का सेल्स रिटर्न बुक कर देंगे, अल्टीमेटली इंपैक्ट बताओ? सर नील इंपैक्ट हुआ, पर उसके कारण फायदा क्या हो गया? फायदा ये हो गया कि 31 मार्च के दिन जब मैंने फाइनेंशियल ईयर मेरा क्लोज हो रहा था ना, उस दिन मेरा प्रॉफिट जो है वो 600 से ज्यादा बुक हो गया। बात समझ में आ रही है? अर्थात प्रॉफिट में मैनिपुलेशन करना तो आसान है। इसके अलावा मान के चलो ऐसा हुआ, ये मैंने मान लो P&L बनाया, समझना बेटा। हाँ, एक एक चीज अपन को समझना बहुत जरूरी बेटा। बीकॉम एमकॉम अपन कर नहीं रहे, हम लोग एकदम इंटेलेक्चुअल लेवल पे जाकर के इसको पढ़ेंगे, समझ में आएगा टॉपिक, तो बहुत मजा आएगा। देखिए साहब, यहां पर मान लो जीपी आ गया, जीपी आया कितना? यहां पर आ गया 3000 का। यहां पर मान लो मैंने बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी एंड ऑल दैट, जितने भी इनडायरेक्ट तरह के एक्सपेंसेस है उन सबको यहां पर घटा दिया 2000 का, और मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपए का। मैंने बोला अरे यार मजा नहीं आ रहा है, नहीं 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट, ना 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 ये ना चल बे भाई, 1000 रुपए का नेट प्रॉफिट तो नहीं होगा। मैंने काम करा, मैंने अपना एक प्लांट एंड मशीनरी जो बहुत पुराना हो गया था, कुछ फर्नीचर था वो बहुत पुराना हो गया था, उसको मैंने बेचा। अब वो पता नहीं कैसे पर मुनाफे में बिक गया। मुनाफे में बिक गया मतलब सर 3000 रुपए का मान लो वो कॉस्ट, ये 3000 रुपए की चीज थी और उसको मैंने बेच दिया 4200 में, या 1000 रुपए की चीज थी और उसको मैंने बेच दिया 1500 रुपए में, 500 रुपए बैठे बैठे मुनाफा हो गया। सर ऐसा होता है क्या? अरे भाई अजम्पशन ले लो अभी फिलहाल के लिए कि 1000 रुपए की चीज जो थी आपको 1500 रुपए मैंने टिका दी, भाई मेरे का बेचने का मेरा स्किल है, अब वो मैंने बेच इतने में दिया। अरे नटवरलाल ने ताजमहल बेच दिया तो मैं 1000 की चीज 1500 में ना बेच सकता क्या? आराम से बेच सकता हूं। तो चलो 1000 रुपए की चीज मैंने 1500 में बेच दी और बैठे बिठाए मुझे प्लांट मशीनरी के ऊपर 500 रुपए का फायदा हो गया। फायदा हुआ तो बेटा जी ये P&L आपने बनाया हुआ है, P&L में यहां पर एक्सपेंसेस बुक किए जाते हैं, यहां पर इनकम बुक किया जाता है, और तो यहां पर आपने प्रॉफिट बुक कर दिया। प्रॉफिट किसका बुक करा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितना? सर 500 रुपए का। उसके कारण प्रॉफिट कितना आ गया? सर 500 रुपए से बढ़ गया। अब लोगों को आप दिखा रहे हो, देखो 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 मेरे को 1500 रुपए का फायदा हो गया, देखो 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 मेरे को 1500 रुपए का फायदा हो गया, पर बाबू ये 1500 रुपए का फायदा गलत शो कर रहे हो आप, क्योंकि ये आपके धंधे का मुनाफा नहीं है यार। आपके धंधे का मुनाफा कितना है? आपने जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज करा हुआ है उससे जो मुनाफा जनरेट हो रहा है वो तो 1000 का है, बट आपने क्या कर दिया? कुछ जो असेट एंड मशीनरीज आपने बेचा था उस पर जो मुनाफा हुआ वो तक आपने रिकॉर्ड कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया? सर प्रॉफिट मैनिपुलेट हो गया। अच्छा, तो ये प्रॉफिट यार इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। आगे अपने और सेशन में आपको और बात करते जाऊंगा कि कहां पर लोग ऐसा प्रॉफिट को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से हमें P&L को भी चेक करना होता है प्रॉपर मैनर में। चलो एक काम करते हैं, सर बैलेंस शीट तो एटलीस्ट सही बताएगा ना काम? मैं बैलेंस शीट में भी मैनिपुलेशन करके बताता हूं। क्या बात कर रहे हो? बैलेंस शीट में देखो, चलो मान लो ये मेरी बैलेंस शीट बनाया मैंने। ये बैलेंस शीट में इधर तरफ क्या लिखते हैं सर? लायबिलिटी। इधर तरफ में क्या लिखते हो सर आप? असेट। ओके सर,
मान लो मेरे पास में टोटल असेट जो है वो 10 लाख रुपए की है, ऐसा समझते हैं कि फिक्स असेट जो है, फिक्स असेट्स, कोई भी फिक्स असेट्स आ गई 10 लाख रुपए की, और ये 10 लाख रुपए की असेट्स आई है, और यहां पर मैंने कैपिटल लेकर के आया था, मतलब मेरी घर की कैपिटल जो आ गई वो 10 लाख। सिंपल भाई, एंट्री क्लियर है भाई। यहां पर मैंने लायबिलिटी बुक कर दिया, यहां पर मैंने असेट बुक कर दिया, समझिए। अब आप देखो यहां पर मेरी बैलेंस शीट टैली हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, 10 लाख इधर 10 लाख इधर, मतलब असेट और लायबिलिटी मैच हो रहा है। आप बैलेंस शीट का मतलब क्या समझते हो? बैलेंस शीट अर्थात असेट एंड लायबिलिटी का बराबर बराबर वैल्यूएशन, तराजू में दोनों पढ़ ले बराबर बराबर आ जाए, वो बैलेंस शीट है। अच्छा सर एक काम करते हैं, आप जो बोल रहे हो ना वो जरा सिद्ध करके बताओ। क्या सर बैलेंस शीट में मैनिपुलेशन हो सकता है? मैं लाल किला को अपनी बैलेंस शीट में लेकर के आ सकता हूं, है? लाल किला को आप अपनी बैलेंस शीट में? हाँ देखो कैसे, लाल किला मैंने खरीद लिया ऐसा मान लो। अच्छा बुक्स में खरीदा है, ऑन रिकॉर्ड्स खरीद रहे हैं अपन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने ले लिया लाल किला। अच्छा कितने में खरीदे सर? मान लो 20 करोड़ रुपए में खरीद लिया मैंने, मोदी जी से 20 करोड़ रुपए में मैंने लाल किला खरीद लिया। अच्छा सर पैसा भी दोगे? अभी नहीं दिया मैंने, गवर्नमेंट को मैं पैसा दे दूंगा। लायबिलिटी बुक कर दी, लोन टू गवर्नमेंट, लोन टू गवर्नमेंट, ये किसके लिए? फॉर लाल किला। ये आ गया आपका 20 CR का। अब देखो इसमें मैंने कुछ गलत किया क्या? यहां पर मैंने लोन दिखाया, लोन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी बराबर आ रही है, और हर एक लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एसेट होना चाहिए, ये एसेट आ गया। क्या गलत किया हुआ यार? समझ में आ रहा है सर? अर्थात सिर्फ और सिर्फ है ना ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देख करके कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता है। आप समझिए अगर राकेश झुनझुनवाला इतने बड़े व्यक्ति बने, आज वो जब शेयर मार्केट में एंटर होते हैं 5,000 रुपए की कैपिटल से, आज इतना बड़ा साम्राज्य 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ आज अगर होल्ड कर रहे हैं, तो वो कंपनी का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देख करके इन्वेस्ट नहीं करते होंगे। अगर राधाकृष्ण अंबानी आज इतने बड़े इन्वेस्टर में से एक हुए, तो वो कंपनी का ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट देख करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो सर ऐसा क्या चीज है जो वो देख करके इन्वेस्ट करते? क्योंकि भाई यहां पर अभी देखो एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि ट्रेडिंग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, P&L को मैनिपुलेट किया जा सकता है, बैलेंस शीट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ऐसा क्या चीज होगा जो कि मुझे पता लगा देगा, मुझे बता देगा कि कंपनी सही परफॉर्म कर रही है या फिर कंपनी गलत डायरेक्शन में मूव कर रही है? क्योंकि अगर सही परफॉर्म कर रही है और अभी लॉसेज है ना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी का काम बराबर चल रहा है। पर कंपनी अगर गलत ट्रैक पे निकल चुकी है और फोकट मुनाफा 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 दिखा रही है, तो सिर्फ मुनाफा मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं कंपनी का ग्रोथ पाथ भी देखूंगा। मैं ये भी देखूंगा कि डाउन द लाइन 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स में कंपनी का क्या परफॉर्मेंस रहने वाला है, कंपनी सर्वाइवल भी करने वाली है या नहीं करने वाली है। इन सारी चीजों के बेसिस पर कोई एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में। सो ऐसा क्या है कैश फ्लो में? कैश फ्लो में क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया? कैश फ्लो जो है ना बेसिकली अपनी सारी चीजों को 3 भागों में बांट देता है। कैश का आवागमन जो है ना, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो 3 भागों में बांट कर देता है। वो बोलता है कि कंपनी के जो खरीदी बिक्री वाले कार्यक्रम है ना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज वाला कार्यक्रम है ना, उससे कितना फ्लो आवागमन हुआ है, कितना ज्यादा फ्लो जो है इनफ्लो या आउटफ्लो उस कंपनी के सेल एंड परचेज एक्टिविटी से या ट्रेडिंग एक्टिविटी से हुआ है, जिसको अपन नाम देते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये भी बता देता है कि कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कितना ज्यादा इनफ्लो आउटफ्लो कर रहा है, अर्थात मशीन परचेस करना, मशीन को बेचना, ये सारी चीजों में कितना ज्यादा वो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा कंपनी ये भी, इसके अलावा कैश फ्लो ये भी बता देता है कि कंपनी ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना अपना इनफ्लो आउटफ्लो करा हुआ है, अर्थात कब कब कंपनी ने लोन लिया हुआ है, किसका रिपेमेंट कितना कब कब टाइम पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, एंड ऑल दैट स्टफ प्रॉपर मैनर में सेग्रीगेट करके कैश फ्लो आपके सामने रख देता है। अर्थात ये अपने आप में गीता, बाइबल, कुरान का सार बराबर काम करता है। किसी भी कंपनी की जन्म कुंडली अगर देखना हो तो किसी भी कंपनी का कैश फ्लो उठा करके एक बार रीड आउट करना सीख लीजिए। क्लास में अपन लाइव करने वाले हैं ये सारी चीजें। क्लास में हम लोग करेंगे किसी कम से कम 3 से 4 अलग अलग कंपनियों के कैश फ्लो में आपके साथ में शेयर करूंगा, और उन सारी कंपनियों का डिटेक्शन करेंगे कि ये कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो आपको लगता है सस्टेनेबल है, क्या वो उसको बराबर बराबर करती रहेगी, या फिर आपको लग रहा है कि कंपनी का जो है ट्रैक की कहीं और चले गया है, या फिर आपको लगता है ऐसा कि सर ये कंपनी जो है अभी फिलहाल लॉसेस भले ही करती है पर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये कंपनी जो है सस्टेन कर जाएगी और आगे एक ग्रोथ क्रिएट करके देगी।
सो ये कैश फ्लो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये मैनिपुलेशन नहीं कर सकते भाई, ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली बातें करेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट वाली बातें करेंगे, फिनांस में फिनांस वाली बातें करेंगे, अर्थात मैनिपुलेशन ना के बराबर ऐसा नहीं है। देखो नहीं होता, मैनिपुलेशन इसमें भी होता है, पर जिस हद तक आप ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट की बैंड बजा सकते हो ना, कैश फ्लो इतना अलाउड नहीं करता है। मतलब अगर वहां पर आप आटे में नमक बराबर बहुत ज्यादा मात्रा में घोल सकते थे ना, यहां पर चुटकी भर नमक चल सकता है, इससे ज्यादा मैनिपुलेशन की संभावना नहीं है। तो सर ये इतना तो समझ में आया इस पर्टिकुलर डिस्कशन से, ये कैश फ्लो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, in terms of a kind of a growth of that company, in terms of finding out the health of a company, right enough? So हम लोगों ने अभी सिर्फ एक बेसिक पॉइंट पढ़ा है, बेसिक डिस्कशन किया है that कैश फ्लो क्या कोई काम का है या सिर्फ एवं ही पढ़ रहे हैं। तो सर यहां से समझ में आया कि हाँ सर काम का तो बहुत है। जब आप भी आगे जाने वाले टाइम में जो बहुत सारा बड़ा अमाउंट जब कमाएंगे आप, तो उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ प्रॉफिट 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 देखते हुए इन्वेस्ट करोगे, या कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे, ये भी चेक करोगे कि आगे कंपनी ग्रोथ करने वाली या नहीं करने वाली, कंपनी का अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, उन सारी चीजों को भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो ये भाई रियल लाइफ का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है बेटा, ओके।